So this will be our last class on theory of electrostatics 4. Basically, इस पूरे चैप्टर में what you studied is distribution of charge on the surface of the conductor. गॉस लॉ भी उसी के लिए यूज करते हैं. एंड देन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डायलेक्ट्रिक का पढ़ा. डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो डायलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट बाई के हो जाएगा. ओके, वेयर के इज द dielectric constant of the medium. K is the dielectric constant of the medium. ये है. और अगर यही कंडक्टर होता, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो हो जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर. कंडक्टर में भी यहाँ पे जो है ना ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक में भी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. बट द डिफरेंस इज, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो खाली जो उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है डायपोल बनाएंगे और ऐसे अरेंज हो जाएंगे. और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाएंगे. बट कंडक्टर के इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कैंसल आउट कर लेंगे, और डाइलेक्ट्रिक में कैंसल आउट नहीं हो पाएगा. इसीलिए डाइलेक्ट्रिक में अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा एंड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. सो कंपेयरिंग दिस रिजल्ट, वी कैन से दैट के फॉर द कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए. बिकॉज अंदर ई क्या होगा, अगर ई नॉट बाई के करेंगे एंड ई नॉट बाई के इज जीरो implies k is equal to infinity. तो अपन बोलते हैं जो डायलेक्ट कंडक्टर होता है ना, उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. So now what we will study is, we'll study the distribution of charge on parallel plates. लास्ट टॉपिक है, आज हम उसको खत्म कर लेंगे. इसको उतार लो, उतार नहीं उतारा है तो. ओके, सबसे पहले अगर अपन दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि उसको बैटरी से कनेक्ट किया. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज, प्लेट्स को ऐसे रख लो, दो सरफेस बना देते प्लेट्स की. तो अगर यहां से चार्ज प्लस क्यू चलता है बैटरी के इधर से, तो प्लस क्यू चार्ज इधर पहुंचेगा इस सरफेस पे, इस सरफेस से प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा. ओके, अगर मैं यहां पे बनाता हूं इस सरफेस को, तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस पे पहुंच चुका है. बट नाउ द चार्ज कैन नॉट क्रॉस हियर, है ना, यहाँ पे तो एयर है, तो रेजिस्टेंस है, देयर इज नो कंडक्टिंग मीडियम हियर. सो व्हाट विल हैपन इज, क्योंकि इस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया है, इट विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज हियर. यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा. सो इफ यू सी दिस सरफेस, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा. वो पॉजिटिव चार्ज जो है वापिस से फ्लो होकर बैटरी में चला जाए.
रिमेंबर बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, तो कोई चार्ज कहीं पे क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो जो वापस से वो चार्ज जो है वो फ्लो हो जाएगा। सो बेसिकली द चार्ज इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, इज नॉट कमिंग फ्रॉम द बैटरी, इट जस्ट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। इस पॉइंट से होता हुआ वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है चार्ज। तो व्हाट वी सी हियर इज, अगर इस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज। So this arrangement is because these two are conducting plates. अगर ये कंडक्टिंग प्लेट्स नहीं होगी तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा। ओके, अब अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट यूजिंग गॉस लॉ। मतलब जैसा भी है, नाउ वी हैव अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ अब मैं कितने तरीके से गॉस लॉ यूज कर सकता हूँ ये देखो। देयर आर सो मेनी वेज आई कैन यूज दिस टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। if I take the Gaussian surface here, ऐसे, then जितना चार्ज इस सरफेस पे उतना ही चार्ज इस सरफेस पे, आइदर अज्यूम दैट और व्हाट वी से इज, हम कंडक्टर के अंदर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे जा रहा है। तो जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, ये वाला जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, इसके तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रहा है, सो इधर से तो कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा। यहाँ पे ई जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ पे ई जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्यू एनक्लोज कितना हो गया, जीरो हो गया। और वो हो भी रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट के सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट के सरफेस पे। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा अगर अपन ये करते हैं कि if I take this Gaussian surface like this, so what I get is इधर से तो फाई जीरो है और इधर से फाई जो है वो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ऑन दिस सरफेस। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं, then what is the flux E dot ds over the closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon। इधर तो E जीरो है और यह सरफेस पैरेलल है, यहाँ पे कोई फ्लक्स होगा नहीं, खाली इधर से फ्लक्स जा रहा है। तो लेट्स से दिस एरिया इज ds, E कांस्टेंट है, सो E into ds is sigma ds Q enclosed by epsilon, so E is equal to sigma by epsilon। तो पैरेलल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज E is equal to sigma by epsilon। रिमेंबर पैरेलल प्लेट के अंदर ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ना द क्वेश्चन इज, हमने जो अभी ई निकाला है वो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है ना उसी की वजह से निकाला है। हमने तो इसमें ये नेगेटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसको कंसीडर ही नहीं किया है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, गॉस लॉ हैज टेकन केयर ऑफ इट। ओके, गॉस लॉ ने उसका केयर किया है कि बाहर भी चार्ज रखा हुआ है। एंड वो जो बाहर चार्ज रखा हुआ है ना, इसीलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इसीलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। सो गॉस लॉ हैज कंसीडर्ड द ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाला है। ओके, अगर हम इस ये जो हमने ई जीरो निकाला ना यहाँ पे कंडक्टर में, ये इसको गॉस लॉ ने नहीं बताया। यहाँ पे जो ई जीरो है ना, ये हमने गॉस लॉ को बताया।
Gauss law doesn't know that E is zero here. Gauss law doesn't know. गॉस लॉ को कैसे पता चलेगा कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो होता है? वो हमने बताया। और हमने क्यों बताया? क्योंकि हमारे को मालूम है कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस इधर और इधर ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिमेट्रिक है। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेम होना चाहिए था। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो गया? बिकॉज हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और है, ये वाला इसके बगल में। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज भी तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ई जीरो हो गया कंडक्टर के अंदर। समझ में आ गया? तो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिकली जीरो हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। हमने गॉस लॉ को बताया है कि वहां पे ई जीरो है, गॉस लॉ को नहीं मालूम था। एंड बिकॉज हमने बता दिया तो गॉस लॉ अंडरस्टूड के कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए उसने हमारे को करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है। ओके, दूसरा तरीका क्या है? ये उतार लिया सबने? दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम ये भूल जाए कि ये कंडक्टर से दो, और हम कंडक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक सिंपली दिस चार्ज एज अ शीट ऑफ चार्ज। हाँ, अगर हम भूल जाए कि कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड है, तो पूरे कंडक्टर हटा दो तो हमारे को खाली एक शीट ऑफ चार्ज मिलती है। अब शीट ऑफ चार्ज की वजह से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इधर भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सीधा। अच्छा, सिलेंडर मत बनाओ ही मत, हम गॉस लॉ यूज ही नहीं कर रहे। हम तो सीधा यूज कर रहे हैं कि हमारे को मालूम होता है कि पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और उसके बगल में जो नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दो पॉइंट पे इसी डायरेक्शन, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन, राइट? तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को इसके बगल में लाते हैं, सो व्हाट वी सी हियर कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट दोनों इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एंड दे विल एड अप इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। एंड इफ यू सी हियर लेफ्ट हैंड साइड में, तो यू सी के सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर एक्ट कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो दैट इज हाउ वी सी कि प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। सिमिलरली इफ यू टेक द गॉसियन सरफेस लाइक दिस, दोनों प्लेट्स के बाहर, दोनों प्लेट्स के बाहर अगेन यू सी की
अब वापस से क्यू एनक्लोज जीरो आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी ई जीरो होगा और यहाँ पे भी ई जीरो. सो दिस इज हाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द कैपेसिटर. दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की पैरेलल, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे काम करता है. अंडरस्टैंडिंग ऑल द मैकेनिज्म. अब तुम्हारे को तो खाली याद रखना है कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है. और ये उसको शीट से कैसे कंपेयर करके निकालना है वो भी तुम्हारे को आना चाहिए. एग्जाम में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट. ओके. उतार लो इसको. चले आगे. अब अपन एक दूसरा केस लेते हैं. अपन दो प्लेट्स लेते हैं अलग अलग, और इस प्लेट को अपन ने अलग से चार्ज Q1 दिया, और दूसरी प्लेट है उसको भी अपन अलग से चार्ज Q2 दिया, और फिर दोनों को सामने ला के रख लिया. दोनों को सामने ला के रख लिया. दोनों प्लेट्स अलग अलग थी, दोनों को अलग अलग चार्ज Q1 Q2 दिया. नाउ दिस वाज नॉट अ कैपेसिटर अरेंजमेंट. बैटरी से एक साथ अरेंज करके नहीं जाते. एक प्लेट को अलग से चार्ज Q1 दिया और दूसरी प्लेट को अलग से चार्ज Q2 दिया, और आमने सामने रख दिया. तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अपन मान लेते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला सरफेस है उस पर चार्ज QA है, फिर जो लेफ्ट वाली प्लेट का राइट फेस है उस पर चार्ज QB है, यहाँ पे चार्ज QC है, और यहाँ पे चार्ज QD है. दिस इज व्हाट वी डू. ओके. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम बोल सकते हैं दैट QA प्लस QB इज इक्वल टू Q1, एंड QC plus QD is equal to Q2. Now, what is QA, QB, QC, and QD? The only thing which we know is the electric field inside the conductor is zero. इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं मालूम है. ओके. इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं मालूम है. सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन सरफेस बना. नाउ ये जो प्लेट्स है इस पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर द प्लेट्स ओनली. डायरेक्शन चाहे ये वाला हो चाहे डायरेक्शन ये वाला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही रहने वाला है. सो इस कर्व सरफेस से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं. सो यहां से तो फ्लक्स जीरो है. और जो सरफेस कंडक्टर के अंदर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सो इफ यू से इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, जो नेट फ्लक्स आ रहा है इस सिलेंडर से, दैट इज जीरो, which implies Q enclosed is equal to zero, which implies Q enclosed is equal to zero. इसका मतलब QB plus QC is equal to zero, or we can say that QB is equal to minus QC.
क्यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू सी, या क्यू सी इज इक्वल टू माइनस क्यू बी, वॉट एवर। तो अगर अपन बोल दे, इफ वी से क्यू बी इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू सी क्या हो गया, क्यू सी हो गया माइनस क्यू। तो ये तो हमारे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मिल गया कि एक सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है। वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। हमारे को अभी भी क्यू की वैल्यू नहीं मालूम है। ओके, तो अब क्यू ए क्या हो गया, देन क्यू ए इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू बी, विच इज क्यू वन माइनस क्यू, एंड क्यू बी इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू बी, विच इज क्यू टू, नहीं क्यू सी। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू टी माइनस क्यू सी, एंड क्यू सी के माइनस क्यू, सो क्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है यहां तक? Now what you have to do is you have to find out the value of q. You have to find out the value of q. Remember, हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे? वी कंसीडर दैट these are large infinite plates, large infinite plates. और दूसरा है कि these plates are placed close together, close to each other. Plates are placed close, बहुत पास रखा हुआ है ना, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पैरेलल प्लेट के वजह छोटे छोटे से होते हैं, बहुत पास पास होती है प्लेट्स। एंड वी नो कि जब इनफाइनाइट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, तो वो जनरली डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, कांस्टेंट आता है हमारा। जब हमने कंडक्टिंग प्लेट से इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट से निकाला तो इजीली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से निकाला तो क्यू इजीली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, राइट? तो यहाँ पे भी क्या है, इफ यू सी हियर, देन एक्चुअली इट इज समथिंग लाइक दिस। Q1 चार्ज यहाँ पे और Q2 चार्ज यहाँ पे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो जो Q1 और Q2 की वजह से यहाँ पे आएगा, वही फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 और Q2 की वजह से यहाँ पे आएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने चाहिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने चाहिए। तो अगर अपन ये देख ले, अगर अपन एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लेते ऐसे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब इस सरफेस पे चार्ज कितना है अपना, Q2 प्लस क्यू है, Q2 प्लस क्यू है।
सो सिग्मा हो जाएगा Q2 प्लस Q बाय A इंटू DS अपॉन एप्सिलॉन, राइट। और क्योंकि E इस डायरेक्शन में है तो E तो कांस्टेंट ही है, दिस इज Q2 प्लस Q, सो E विल बी Q2 प्लस Q बाय A इंटू एप्सिलॉन। उसी तरह से इफ आई टेक द सेम गॉसियन सरफेस लाइक दिस हियर, अब यहां पे चार्ज कितना है, इस सरफेस पे चार्ज है Q1 माइनस Q, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा वो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन। ओके, बट मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि चाहे Q2 वाली प्लेट के राइट में आओ या Q1 वाली प्लेट के लेफ्ट में आओ, बिकॉज दो इनफाइनाइट प्लेट्स पास में रखी हुई है, जो इंडिविजुअली जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होता है पास में। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्लेट्स के लेफ्ट का राइट का जो पॉइंट है और जो प्लेट का जो लेफ्ट का पॉइंट है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम होना चाहिए। दैट मीन्स Q2 प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, which gives me Q is equal to Q1 माइनस Q2 बाई 2। Q कितना आ गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों अंदर जो चार्ज है वो Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो गया। तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, QA इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2, which is equal to Q1 plus Q2 by 2, and QB is equal to Q2 minus माइनस ऑफ Q, सो हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। मैंने यहाँ पे एक मिनट, QB कितना है, Q2 प्लस Q है, Q2 प्लस Q इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, which is Q1 plus Q2 बाई 2। When two plates having charge Q1 Q2, जब उन दोनों को आमने सामने रखा है, and when I'm trying to find out the charge distribution, तो मैंने जो डेरिवेशन में जो नॉलेज यूज किया है वो क्या है, पहला हमने यूज किया है कि जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, पहली बात। ठीक है, उससे हमारे को क्या पता चलता है, अंदर के सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के साइन के चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, एक पे चार्ज क्यू आएगा दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू आएगा, उस क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है। एंड वो हमारे को वैसे ही मालूम है कि कंडक्टर के जो दो सरफेस फेसिंग होते हैं ना, उस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज रहना चाहिए, ये बात भी तुम ध्यान रखो। अगर दो कंडक्टर के सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो दोनों पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें।
ये तो सिंपल गॉस लॉ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सॉरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी द कंडक्टर से आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। सो हमारे लिए ये गॉसियन सरफेस चूज करना बहुत आसान था, जिसमें हमने दोनों गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया, एंड यू आर एबल टू कंक्लूड दैट क्यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू सी। दूसरा है कि किसी एक प्लेट के राइट में चले जाओ या दूसरी प्लेट के लेफ्ट में चले जाओ। सो अगर हमने दोनों प्लेट के, एक प्लेट के राइट और दूसरी प्लेट के लेफ्ट में जो दो पॉइंट कंसीडर किए थे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। दैट इज समथिंग विच वी डोंट नो, बट हमने आर्ग्यू किया। क्या आर्ग्यू किया? बिकॉज हम जो रिजल्ट यूज करें वो इनफाइनाइट प्लेट्स के लिए यूज करें, और इनफाइनाइट प्लेट्स के लिए हमारे को मालूम है कि जब हम छोटे से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, उसके पास में एट अ पॉइंट नियर द प्लेट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इसीलिए चाहे हमने ये पॉइंट इस Q2 वाली प्लेट के राइट में लिया और ये वाला पॉइंट, या Q1 वाली प्लेट के लेफ्ट में लिया और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होंगे। अब हमने क्या किया, Q2 वाली जो प्लेट थी उस पे जो उसके राइट में जो प्लेट पे जो चार्ज है, उससे हमने राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया यहाँ पे, और लेफ्ट वाली प्लेट जो है Q1 वाली प्लेट, उसके लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल दिया, जिसमें हमने एक सरफेस तो कंडक्टर के अंदर लिया और दूसरा कंडक्टर के बाहर लिया। ओके, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इक्वेट कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इक्वेट कर दिया। हमारे पास जो रिजल्ट आया, अब हम उस रिजल्ट को याद कर ले। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, अंदर के जो दोनों सरफेस है उस पे एक सरफेस पे चार्ज Q1 माइनस Q2/2 है, और दूसरे पे Q2 माइनस Q1/2 है। और जो आउटर सरफेस है दोनों, उन दोनों पे सेम चार्ज आ रहा है, Q1 प्लस Q2/2। उन दोनों सरफेस पे सेम चार्ज आ रहा है, Q1 प्लस Q2/2। और यहां से एक रिजल्ट और याद करने को बोल रहा हूं मैं तुम्हारे, वो रिजल्ट क्या है, अगर अपन बहुत सारी प्लेट्स को आमने सामने रखते हैं, इंडिपेंडेंट प्लेट से, देन अभी अर्थिंग नहीं कर रहे प्लेट्स का, अर्थिंग करेंगे तो फिर वो पोटेंशियल जीरो करने वाला कंडीशन आ जाएगा। ये जो सरफेसेस होंगे प्लेट्स के आमने सामने, जो प्लेट्स के सरफेस आमने सामने, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आ जाएंगे ना। अगर सपोज कर लो इन दोनों प्लेट्स के सामने प्लस Q1 माइनस Q1 है, इन दोनों के सामने प्लस Q2 माइनस Q2 है, इन दोनों के सामने प्लस Q3 माइनस Q3 है, प्लस Q4 माइनस Q4 है, जो भी है, बट जो भी प्लेट्स आमने सामने ना, उन पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा और अपोजिट साइड का चार्ज होगा। वो तो अपने को मालूम है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव टू रिमेंबर इज, ये जो द एंड सरफेस है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के जो आउटसाइड फेसिंग वाले एंड सरफेस है, एक्सट्रीम आउटसाइड फेसिंग सरफेस, ये जो दो सरफेस है, दे विल हैव इक्वल चार्ज, दे विल हैव इक्वल चार्ज। तो हमने दोनों ने इन चारों पांचों प्लेट्स को जो भी चार्ज दिया है, फाइनली इस सरफेस पे अगर चार्ज Q है तो इस सरफेस पे भी चार्ज Q होगा। जैसे यहाँ पे दोनों पे Q1 प्लस Q2/2 था, तो डिपेंडिंग अपॉन इन प्लेट्स पे अपन ने क्या चार्ज दिया है, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज सेम होगा। ओके, इज दिस क्लियर? अब अगर ये रिजल्ट्स याद रखोगे तो कोई भी कॉन्फ्यूजन आ जाए तुम्हारे पास चार्ज का, प्लेट्स का, तुम इजीली रिजल्ट्स निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? Yes. ओके, सो हियर आई विल एंड द क्लास, और यहीं पे हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। सो इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे मंडे को, या जो भी करना है मैं तुम्हारे को बता दूंगा। तो अब तुम लोगों का एनसीईआरटी का भी चैप्टर खत्म हो गया और यहाँ से भी खत्म हो गया। सो विल ओवर द क्लास हियर ओनली।